गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीवों में श्वसन 7th क्लास का लेसन है, उसकी वर्क बुक करेंगे। देखिए, नाक से सांस लेने के पश्चात वायु किन किन अंगों से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। नीचे बने गए चित्र में सभी अंगों के नाम लिखो। देखिए, सबसे पहले नासागुहा, नासागुहा से मुख गुहा, फिर ग्रसनी, श्वास नली, श्वास नली से फेफड़ों में, और नीचे जो ये लेयर दिखाई गई है ये क्या होता है? डायाफ्राम, डायाफ्राम, और बीच में पसलियाँ। इस प्रकार हमने इस चित्र में सभी नाम लिखे हैं। आगे आओ एक प्रयोग करें। इसके लिए हमें चाहिए एक इंची टेप, रिबन और सुतली। इंची टेप, रिबन और सुतली को अपने दोस्त की पीठ के पीछे से घुमाकर सीने तक लाइए और उसके सीने का नाप लो। सुतली के छोरों को हल्के से पकड़े रखो और दोस्त से सांस लेने को कहो। इस बार भी उसकी छाती का नाप लो। क्या सांस अंदर और बाहर छोड़ने पर नाप एक जैसा होता है? नहीं, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वायु अंदर चली जाती है तो छाती का बढ़ जाता है, और बाहर छोड़ने पर घट जाता है। किस समय सांस का माप ज़्यादा होगा? जब हम सांस अंदर लेते हैं उस समय सीने का माप ज़्यादा होगा, क्योंकि वक्ष गुहा का आयतन इससे बढ़ जाएगा। तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 120 पर एक प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग के आधार पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। सही उत्तर चुनकर उस पर निशान लगाना है। जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को बाहर की तरफ खींचेंगे, देखो बाहर की तरफ खींचा हुआ है इसमें, तो गुब्बारे फूल जाएंगे। गुब्बारे जो है इसमें फेफड़ों का काम करते हैं, और रबड़ की झिल्ली जो है वो डायफ्राम का काम करती है। जब अंदर का आयतन बढ़ जाता है तो फेफड़े फूल जाते हैं। इसी तरह ये गुब्बारे फूल जाएंगे। जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को अंदर की तरफ दबाएंगे, दूसरे चित्र की तरफ, ये अंदर की तरफ दबाया है, तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, मतलब गुब्बारे जो हैं वो सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। हमारे फेफड़े और डायफ्राम भी गुब्बारे और रबड़ की झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। देखिए, हमारे फेफड़े और डायफ्राम भी गुब्बारे व रबड़ की झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम बाहर को आ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ये वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और वक्ष गुहा का आयतन जो है वो कम हो जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं। आपको उन पर टिक का निशान लगाना है। श्वसन क्रिया में डायफ्राम जब नीचे की तरफ खींचता है, पहले भी दिखाया है, श्वसन क्रिया में डायफ्राम जब नीचे की तरफ खींचता है तो फेफड़ों में वायु बाहर निकलती है। नो। फेफड़ों में वायु भर जाती है। हाँ। छाती का आकार बढ़ जाता है। हाँ। और छाती का आकार कम हो जाता है। नहीं। तो कौन से ठीक है? फेफड़ों में वायु भर जाती है, छाती का आकार बढ़ जाता है। जब डायफ्राम अंदर की तरफ दबता है तो छाती का आकार कम हो जाएगा और फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। ये दोनों ठीक हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वायु को अंदर खींचते हैं, इसे अंतःश्वसन कहते हैं, मतलब सांस लेना, और बाहर की ओर छोड़ते हैं उसे प्रश्वसन कहते हैं। 1 मिनट में हम जितनी बार अंदर खींचते हैं और बाहर खींचते हैं उसे श्वसन दर कहते हैं, मतलब कितनी बार हम सांस ले रहे हैं। आओ एक प्रयोग करें। अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाओ, दूसरे हाथ से सेकंड वाली घड़ी लो। अब 1 मिनट तक सांस लो और छोड़ो। क्या तुम्हें अपने हाथ पर छोड़ी गई सांस महसूस होगी? हाँ, होगी, क्योंकि वो थोड़ी गर्म हवा होती है। एक बार सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। जब तुम और तुम्हारे साथी एक बार सांस लें तो उसे एक बार गिनना है। तो आपका कितना आया? मान लो आपने 16 बार सांस लिया। आपके साथी ने कितनी बार लिया? 18 बार। और दूसरे साथी ने कितनी बार लिया? 15। क्या तुम बता सकते हो कि छोड़ी गई सांस कैसी थी? जो तुमने बाहर सांस छोड़ी वो गर्म थी। ठीक है। श्वसन क्रिया में वायु की किस गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन गैस का, है ना। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, उसका उपयोग हमारे शरीर में होता है। फेफड़ों से वह गैस शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचती है? रक्त के द्वारा, खून के द्वारा वह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती है। अब चित्र दिए गए हैं 4 चित्र। इसमें आदमी अखबार पढ़ रहा है, दूसरे चित्र में पहाड़ पर चढ़ रहा है, तीसरे में लड़की दौड़ रही है, चौथे में सो रहा है। तो ऊपर बने चित्रों में किस किस परिस्थिति में श्वसन हो रहा है? सांस तो सभी ले रहे हैं, चाहे कोई अखबार पढ़ रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, सभी परिस्थितियों में वह सांस ले रहा है। उसके बाद चित्तर में श्वसन दर किस में ज़्यादा होगी और क्यों होगी? जिसमें
श्वसन दर अधिक होगी, क्योंकि जो दौड़ रहा है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे श्वसन दर ज़्यादा होगी। और जो पहाड़ पर चल रहा है उसको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसलिए वहाँ पर भी श्वसन दर ज़्यादा होगी। तो चित्र 2 और चित्र 3 में श्वसन दर अधिक होगी। उसके बाद इन अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। इन अभिक्रियाओं को पूरा, वैसे तो ये पूरी हैं, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है, जल और ऊर्जा बनी है, इसमें ऑक्सीजन होती है। ग्लूकोज और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में इसमें थोड़ी कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है। ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदला है, इसमें भी कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है। ये दोनों अवायवीय श्वसन है, ये वायवीय श्वसन है। ऊपर लिखी हुई अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ घटित होती हैं? पहले वाली प्रत्येक कोशिका में घटित होती है। पहले वाली जो अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटता है, वह प्रत्येक कोशिका में घटित होती है। दूसरे वाली ग्लूकोज जिसमें अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूटता है, वो यीस्ट में घटित होती है। और तीसरे वाली जिसमें ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में विघटित होता है, वह हमारी पेशी कोशिकाओं में घटित होती है। इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है? वायवीय श्वसन मतलब जो पहले वाली है, वायु की उपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है, थोड़ी सी वायु चाहिए। और पेशीय श्वसन भी ऑक्सीजन की जब अस्थायी रूप से कमी हो जाती है तब होता है। जैसे हम तेज़ी से दौड़ते समय हैं, व्यायाम करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, उस समय जो होता है पेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो ये तीसरे लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होती है। सांस लेने में ली गई हवा और छोड़ी गई हवा दोनों एक जैसी होती है या इनमें कोई अंतर होता है? सांस लेने में जब हम अंदर की ओर लेते हैं सांस, तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, 21% होती है। और जो छोड़ी गई हवा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लगभग 16% रह जाती है। और जब हम अंदर लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा कम होती है। और जब हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन हमने यूज़ कर ली, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अधिक व्यायाम या कसरत करने पर मांसपेशियों में ऐंठन क्यों आ जाती है? व्यायाम करते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। ऐसी स्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। ऐंठन किस कारण से आती है? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण से। किस कारण से आती है? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण से मांसपेशियों में ऐंठन आ। अब उसने पूछा है कि इसे दूर करने के क्या उपाय हैं? आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं जब मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? गर्म पानी से स्नान करना या गर्म तेल से मालिश करना, इससे शरीर में रक्त का संचलन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। यह उपाय किस तरह से कार्य करते हैं? इससे रक्त का संचलन बढ़ जाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से लैक्टिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है। जो लैक्टिक अम्ल बना था जिसकी वजह से ऐंठन आई थी, वह दूर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है। अब चूने के पानी में श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु प्रवाहित करने पर क्या होता है? चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है, क्योंकि हम जो वायु छोड़ते हैं उसमें कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण से होता है। तुम्हारे अनुसार पौधे भी श्वसन करते हैं? हाँ, पौधे भी श्वसन करते हैं। वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। इसीलिए बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि पौधे श्वसन करते हैं। नहीं, पौधे भी श्वसन करते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि निम्न प्रयोग द्वारा करके देखो। चित्रानुसार एक सेटअप तैयार कर लें। इस प्रयोग को 3-4 विद्यार्थियों के समूह में भी कर सकते हैं। चूने का पानी रखा हुआ है, ठीक है। देखिए, आप इस सेटअप में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दो। 3-4 घंटे बाद बीकर में कीप वाली नली से पानी डालो। थोड़ी देर में पानी डालने पर परख नली में चूने के रंग के पानी में क्या परिवर्तन होगा? चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में डाली जाती है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अपने निष्कर्ष की पुष्टि आप किस प्रकार करेंगे? हम सिरका और खाने का सोडा लेंगे। जब सिरके में खाने का सोडा डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब उस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा। क्या करेंगे? हम सिरका और खाने का सोडा लेंगे। जब सिरके में खाने का सोडा डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।